जैव विकास में हमने देखा इसके पहले की वीडियो में कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीवन के उत्पत्ति के संबंध में जो मत दिया गया जैव विकास, उसके लिए प्रमाण क्या क्या हैं। तो यह देखिए 7 प्रमाण हैं उसके लिए। तुलनात्मक आकारिकी से प्राप्त प्रमाण, कारिकी से, भ्रूण विज्ञान से, जीवाश्मिकी से, आनुवंशिकी से, वर्गीकी से और भौगोलिक वितरण से। तो हम पढ़ेंगे तुलनात्मक आकारिकी। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समजात अंग किसे कहते हैं। तो आप इस चित्र को देखिए और आप समजात अंग को समझने की कोशिश करिए कि समजात अंग क्या होते हैं। वे अंग जो कार्य में असमान परंतु उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास में ये सील मछली, सील जो है उसका ये पंख है, ये किसके जैसा है? सील और व्हेल, इसका ये अग्रपाद है। ये देखिए ये जो आपको सेकंड दिखाई दे रहा है ये चमगादड़ का पंख है। ये तीसरा मोल यानी कि छछूंदर, ये छछूंदर का अग्रपाद है। और ये जो है वो घोड़े का, और ये मनुष्य का हाथ है, ये घोड़े का अग्रपाद है। तो अब आप देखिए सबके काम अलग अलग है ना। ये सील क्या करती है? इससे तैरती है। चमगादड़ क्या करता है? अपने पंख से उड़ता है। मोल या छछूंदर क्या करता है? ये बिल खोदता है। घोड़े अग्रपाद से तेजी से दौड़ते हैं। और मानव हाथ से क्या करता है आपको मालूम है? पेन पकड़ने से लेके, खाने से लेके सारे कार्य वो हाथ से करता है। तो अब आप बताइए, क्या इनके कार्य सभी के अलग अलग हैं? लेकिन इनकी जो रचना है वो एक जैसी है, भले काम अलग है, रचना देखिए कैसे एक है। अब आप सबसे ऊपर ध्यान दीजिए, ये हड्डी जो है वो ह्यूमरस कहलाती है। तो ये ह्यूमरस सील में भी है, चमगादड़ में भी है, मोल में भी है, घोड़े के अग्रपाद में भी है और मनुष्य के हाथ में भी है। जो बाह की हड्डी होती है ये ह्यूमरस सभी में है, भले थोड़ा सा आकार में अंतर है पर हड्डी तो सेम है ना, ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद ये जो नीचे की हड्डी आती है ये रेडियस और अल्ना कहलाती है। तो रेडियस अल्ना सील में भी है, चमगादड़ में भी है, मोल में भी है, घोड़े के अग्रपाद में भी है और मनुष्य के अग्रपाद में भी। इसके बाद इसके कलाई की हड्डी होती है। आपके हाथ में कलाई है तो कलाई की हड्डी क्या कहलाती है? कार्पल्स। तो ये कार्पल्स आपके भी हाथ में है, घोड़े के हाथ अग्रपाद में भी है, मोल में भी है, और ये है कार्पल्स चमगादड़ में भी है और सील में भी है। कार्पल्स के बाद जो आपकी हथेली की हड्डी होती है वो मेटाकार्पल्स कहलाती है। तो जिस प्रकार मेटाकार्पल्स की हड्डी सील में है, उसी प्रकार चमगादड़ में, मोल में, घोड़े में और मनुष्य में भी है। तो हड्डी सेम है तीनों में, देख रहे हैं आप। और मेटाकार्पल्स के बाद ये जो है ये फेलेंजस कहलाती है, इसे हम अंगुलास्थि कहते हैं। तो ये अंगुलास्थि भी इसमें भी दिखाई दे रही है आपको, देखो चमगादड़ में भी है, मोल में भी है और घोड़े के और मनुष्य के हाथ में भी ये अंगुलास्थि है। तो क्या देखा आपने कि ये उत्पत्ति और रचना में एक समान है, क्योंकि सभी में एक समान ही प्रकार के हड्डी पाई जाती है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग हैं। तो वे अंग जो उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं और कार्य में अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे समवृत्ति अंग। तो समवृत्ति अंग जस्ट अपोजिट समजात अंग के, यानी वे अंग जो उत्पत्ति और रचना में असमान होते हैं परंतु कार्य में समान होते हैं। इस उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए ये कीट है ना, और ये बर्ड्स है, ये बैट है, ये सभी के पंख हैं। क्या करने के लिए हैं इनके पंख? उड़ने के लिए। लेकिन इन सबकी पंख की रचना में क्या है? अंतर है। क्या कीट के पंख में हमको हड्डियां मिलती है? नहीं मिलती। और इसमें हमको ये बोन्स मिल रहे हैं चमगादड़ के पंख में। हालांकि चमगादड़ भी अपने पंख से उड़ रहा है और कीट भी अपने पंख से उड़ रहे हैं, पक्षी भी अपने पंख से उड़ते हैं, पर तीनों के काम एक ही है, उड़ना उड़ना उड़ना। इसके भी काम एक ही है, उड़ना। लेकिन इनकी जो रचना है वो सभी में क्या है? अलग अलग। तो ऐसे अंग जो उत्पत्ति और रचना में असमान होते हैं और कार्य में समान होते हैं वो समवृत्ति अंग कहलाते हैं। इसी प्रकार अवशेषी अंग, अवशेषी अंग ऐसे अंग को कहते हैं जो प्राचीन काल में विकसित थे परंतु आज के समय में वो विकसित नहीं है, लेकिन उसका अवशेष शेष रह गया है। अब हर जीवों में पाया जाता है
मनुष्य में अवशेषीय अंगों के नाम लिखिए आता है। ये देखिए मनुष्य में कौन कौन से अवशेषीय अंग हैं। मनुष्य में ये हमारी जो आँख है, यहाँ पर एक कोने में तीसरी पलक पाई जाती है। 2 पलक आपके पास है, ऊपरी पलक और निचला पलक। और तीसरा पलक जो पूर्वजों में विकसित था, जो मेढक में आज भी पाया जाता है जब वो कीचड़ में रहता है, तो इस तीसरे पलक पारदर्शी होता है, इससे वो अपनी नेत्रों को क्या करता है, ढक लेता है। तो ये जो है निमेषक पटल कहते हैं हम इसको। तो ये है अवशेषीय अंग। उसके बाद ये देखो कर्ण पल्लव की पेशियाँ। क्या हम अपने कान को हिला सकते? नहीं, क्योंकि जो पेशियाँ हमारी थी वो पहले सक्रिय थी तो कान हिलते थे, और अब वो निष्क्रिय हो गई है, अवशेष के रूप में है, तो इसलिए हम अपने कान को नहीं हिला पाते। पशु आज भी अपने कान को हिलाते हैं। और अगला है विजडम टूथ, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्लदाड़। इसी प्रकार ये जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है, और अंत में ये कॉक्सी है, पुच्छ कशेरुका, ये भी अवशेषीय अंग है। हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक कृमि रूप रचना पाई जाती है, इसे कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं, ये भी अवशेषीय अंग है ना। तो इस प्रकार से ये मानव के शरीर में पाए जाने वाले 4 अवशेषीय अंग के नाम लिखो। तो कर्ण पल्लव की पेशियाँ, है ना, नेत्र की निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, अक्लदाड़, पुच्छ कशेरुका, कृमि रूप परिशेषिका, ये सब इसके उदाहरण हैं। ये याद रखना है।